तो आप लोग क्या थे, बताया था मैंने कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी आता है, 30 एटीपी। तो हम लोगों ने एक शीट बनाया था ग्लाइकोलाइसिस से कितना, सबसे लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना, ऑक्सीडेटिव लिंक रिएक्शन से कितना, और क्रैश लेवल से कितना, हम लोगों ने पूरा सा कॉलम वाइज लिखा था, याद है आप लोग? दैट इज योर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। वही आपका क्या है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। एनसीडी से रीड करेंगे हम। आपका एक टॉपिक बचा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन, या सॉरी, फर्मेंटेशन। तो जनरली फर्मेंटेशन लोग क्या मानते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया वी आर कॉजिंग द डिग्रेडेशन। दैट इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। बट फर्मेंटेशन सिंपल सा मीनिंग है व्हेन देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, है ना, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज को बर्न किया जाता है, सो द क्या है बेटा, पढ़ लगा, the amount of energy produced in anaerobic respiration is very less. So amount of energy produced in aerobic respiration is very high. Amount of energy produced in anaerobic respiration is very low. एरोबिक में बहुत ज्यादा बनती है, एनारोबिक में एनर्जी कैसे बनती है, बहुत कम। क्यों, हमें समझने का प्रयास करें। सो फर्मेंटेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। किधर है इसका फर्मेंटेशन, टू टाइप्स का है। पहला है आपका कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला फर्मेंटेशन कौन सा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहला आपका कौन सा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा है कौन सा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका कौन शो करता है, ईस्ट एंड सम अदर बैक्टीरिया। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको कहाँ देने को मिलता है, बस। सो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके टू मॉलिक्यूल्स किसके बन गए थे, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड ही पार्टिसिपेट करेगा किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना। ये कि फर्मेंटेशन का एक साधारण सा मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन इज व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने जो पढ़ा, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो तीनों कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन चुके हैं, और अभी ये पायरुविक एसिड ही पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो रिएक्शन कैसे होगा, हम लोग देखने का प्रयास करें। तो पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सबसे पहले आपके पास है पायरुविक एसिड। क्या आपके पास, पायरुविक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। ऐसा दिखा जाता है पायरुविक एसिड। कितने कार्बन दिख रहा है आपको, 3 कार्बन, है ना। सो पायरुविक एसिड इज अ मॉलिक्यूल विद हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन्स। सबसे पहले ये पायरुविक एसिड में से आप रिमूव कर रहे हो CO2। क्या रिमूव कर रहे हैं हम लोग, CO2। कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो ये CO2 निकाल दिया, है ना। पायरुविक एसिड स्ट्रक्चर है, उसमें से हमने क्या निकाल दिया, CO2। रिमूवल ऑफ CO2, तो साथ में क्या हो रहा है, कार्बन लॉस हो रहा है।
लॉस ऑफ CO2 मीन्स लॉस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का लॉस प्रोसेस क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। और एंजाइम का नाम हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, एंड नेम ऑफ द एंजाइम विल बी डीकार्बोक्सिलेशन। ये पहले से समझ में सभी को। अभी देखते हैं हम लोग कि CO2 निकलने के बाद बचेगा क्या। if CO2 is removed, then what is remaining? CH3, C double bond O और H, ये बचेगा। जब हमने CO2 रिमूव कर दिया क्या बचेगा, CH3, C डबल बॉन्ड H। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि CHO दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, अल्डिहाइड ग्रुप है ना। C डबल बॉन्ड C डबल O H दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO अल्डिहाइड, ये अल्कोहल, और ये कीटोन है ना। ये वाला कौन सा ग्रुप है, कीटोन। ये वाला कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। ये वाला कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये वाला कौन सा है, अल्डिहाइड। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO है ना। तो दिस कंपाउंड इज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड। ये आपका एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड से हमारा बनने वाला है इथेनॉल। क्या बनेगा आपका, इथेनॉल। तो इथेनॉल में ध्यान से सुनना सभी को। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इथेनॉल के स्ट्रक्चर में ये CH3, ये OH। तो अभी देखो यहाँ पर और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और वो दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड होने के कारण ये कार्बन का ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड। और वो सिंगल बॉन्ड जैसे कन्वर्ट हुआ, तो आपको ऑक्सीजन के साथ अभी क्या ऐड करना पड़ा है, हाइड्रोजन। पहले दो हाइड्रोजन ऐड हुए, बिकॉज ऑफ विच ये कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई, तो ऑक्सीजन के साथ में एक और हाइड्रोजन जुड़ गया। तो टोटल इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक OH, तो ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल। क्या बन गया ये, इथेनॉल। अब यहाँ पे मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। समझ में आ रहा है ना आप लोग, इस मॉलिक्यूल के अंदर किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। श्योर, पक्का। हाँ, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन हुआ है तो एंजाइम का नाम क्या आता है, सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजनेस और प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेस, प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेस। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, इथेनॉल। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, लेकिन इथेनॉल एक अल्कोहल है। लेकिन ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, व्हाट इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन दिया किसने। मॉलिक्यूल व्हिच गिव्स हाइड्रोजन हियर इज NADH। कौन दे रहा हाइड्रोजन, NADH। तो NADH ने हाइड्रोजन दिया, तो वो क्या बन गया आपका, NAD+। समझ में सभी को। अभी ग्लाइकोलाइसिस के एंड में ये हमारा मॉलिक्यूल पायरुवेट। अब ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बताइए कितने पायरुविक एसिड बने थे, दो बने थे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, टू। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड भी कितने बनेंगे, यहाँ पे CO2 भी कितना लॉस होगा, यहाँ पर इथेनॉल भी कितना मॉलिक्यूल, और NADH भी कितने बनेंगे, टू NADH टू बन गया NAD+। NAD+ है ना clear सभी को। तो दिस इज हाउ ईस्ट, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट की बॉडी के अंदर ही, ईस्ट एक फंजाई है, और ईस्ट के अंदर ही रिएक्शन हो रही है। ईस्ट क्या करवा रहा है, पहले पायरुविक एसिड को डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा CO2 का लॉस हो रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन देके उसका रिडक्शन करवा रहा है, कौन, NADH। और उसका रिडक्शन करवा के क्या बना दे रहा है उसको, इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल बनाने की जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। तो ध्यान से सुनना सभी को। नाउ ईस्ट कैन सिंथेसाइज ओनली 13%, मतलब कि 100 ml के अंदर 13 ml आपका अल्कोहल, 100 ml पानी होता है, 13 ml के आपका अल्कोहल। तो कंसंट्रेशन आप क्या कितना बोलोगे, 13%। ये आपका जो सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है, कंसंट्रेशन इज व्हाट, 13% इज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल।
सो 30% कंसंट्रेटेड अल्कोहल ही आप ईस्ट से बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ईस्ट के आसपास जो अल्कोहल है उसका कंसंट्रेशन 13% आता है तो ईस्ट मर जाता है। इट बिकम्स पॉइजनस कंडीशन फॉर ईस्ट, सो देन ईस्ट डाइज। तो अगर आपको ऐसा कोई बेवरेज बनाना है जिसका कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ता है फिर? डिस्टिलेशन। क्या करना पड़ता है? डिस्टिलेशन। और अगर ऐसी बेवरेजेस जो कि बिना डिस्टिलेशन के बनती है, मतलब वो नेचुरल में कितना परसेंटेज होगा? 13%। तो आप लोग याद करो माइक्रो सेमी वेलफेयर, हमने पढ़ा था वहाँ पे कौन कौन सी बेवरेजेस डिस्टिलेशन के बाद बनाई जाती है, कौन कौन सी? आदेश, विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीनों बनाई जाती है आफ्टर डिस्टिलेशन। मतलब इनका कंसंट्रेशन, मतलब इनका जो परसेंटेज है वो 13% से क्या है? ज्यादा। और नेचुरली हमको मिलता है वो कितना मिलता है? 13। और बाकी जो आपके विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जा रही है कौन कौन सी? वाइन और बियर, मतलब उनका कंसंट्रेशन है तो 13 हो गया, तो 13 से क्या होगा? कम। समझ में आया? So naturally, by the help of yeast, we can get maximum concentration. How much? That is 13%. Because at that percentage, at that concentration, yeast dies. उसके लिए poisonous condition आती है और yeast क्या होता है उसमें? मर जाता है। समझ में सभी को? तो this is your which fermentation? Alcoholic fermentation. इसका डाउट है इसमें? समझ में आ गया? लिख लो फटाफट। है ना? आपको ये एंजाइम का नाम ये सब पूछा जाएगा। यहाँ पर हो रहा है आपका प्रोडक्शन। देखो अभी तुमको नया टीचर चाहिए? अभी कौन सा आता है? हमारा किताब गड़बड़ है, हमारा किताब, इसी किताब सही है। शाबाश। हमारा किताब तुम्हारी तरफ तो नहीं है ना? डन, लिख रहे सभी ने? कौन से? हाँ, पहले चल रहे थे। बोलता मैं आराम से, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। चलो लिख रहे सभी ने?
तो नेक्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब रिडक्शन होगा तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट डिहाइड्रोजन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो एंजाइम का नाम क्या होगा? सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजन। तो कौन बताया कॉम्प्लेक्स थ्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्री? कल पढ़ाया था आपको। हाइड्रोफॉर्म BC1। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMN? FMN का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। और FAD मतलब? ना, FAD मतलब कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। बंद करो, भैया दरवाजा ही बंद करो। क्या हो गया इधर? बाहर ना ये जैसे लोग इशारे कर रहे हैं। FMN FAD हो गया, फिर आप लोग क्या याद करना है? हाँ, कॉपर सेंटर्स कौन से कॉम्प्लेक्स में होते हैं? कॉपर सेंटर्स आर फाउंड इन विच कॉम्प्लेक्स? रोहित? हाँ, क्या? फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ना, कॉपर सेंटर्स आर फाउंड इन फोर्थ कॉम्प्लेक्स। concentration of protons is high in which area? PMS or matrix? PMS. Complex 3 pumps how many protons? Complex 3 pumps how many protons? 4. Complex 2? Complex 2? हाँ, एक भी नहीं। Complex 2 does not pump any proton. Very. So now we are studying lactic acid। तो अब हम पढ़ रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ध्यान से देखना सभी को। पायरुविक एसिड, बातें नहीं। तायरा। पायरुविक एसिड क्या है स्ट्रक्चर? CH3 डबल बॉन्ड O COOH। इससे हमको बनाना है लैक्टिक एसिड। चलिए ध्यान से देखना सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? पायरुविक एसिड। फिर से पहले आपको बताया कि अगर रिडक्शन होगा तो क्या नाम रहेगा एंजाइम का? प्रोडक्ट डिहाइड्रोजन। मतलब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में हम लोग अगेन यूज करते हैं NaDH2। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? NAD+। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो आपका CH3COH और COOH। देखो CH3 C के साथ में क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन जैसे दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा और ये वाला बॉन्ड हट के यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो ये स्ट्रक्चर बनी। ऐसा ही हुआ है ना? ये कार्बन के साथ में पहले से क्या जुड़ा हुआ है? ओनली ऑक्सीजन इज देयर। बाय गिविंग हाइड्रोजन टू इट, ये जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड किससे बना लिया? हाइड्रोजन से। और जो एक वैलेंसी खाली हुआ कार्बन का वो किससे फुलफिल कर दिया? दूसरे हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन ऐड हुए तो इट इज रिडक्शन और नॉट? रिडक्शन होगा। कंपाउंड क्या बन गया? ये लैक्टिक एसिड। क्या है ये? लैक्टिक एसिड। तो एडिशन ऑफ NADH हाइड्रोजन बाय द हेल्प ऑफ NADH, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले का रिडक्शन करवा देगा। और इसका रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन होता है तो हम लोग एंजाइम का नाम लिख देते हैं लैक्टिक एसिड
डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। अगेन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? दो। एनएडीएच कितना यूटिलाइज होगा? दो। लैक्टिक एसिड कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी को। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी हमने स्टार्टिंग की फेज में यूटिलाइज किए थे, याद है सभी को? बाद में दो एनएडीएच हमने सिंथेसाइज किए थे, याद है आप लोग इतना? और चार एटीपी सिंथेसाइज हुए थे, दो एनएडीएच और चार एटीपी। तो ये हमारा फॉर्मेशन था, ये हमारा कंजम्पशन। याद है ना सभी को? अगर नेट गेन निकाले तो कितना आता है हमारा? दो एटीपी एंड टू एनएडीएच। लेकिन अब दोनों ही फर्मेंटेशन देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो इसके पहले वाला कौन सा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों ही फर्मेंटेशन में दो एनएडीएच हमने यूटिलाइज किए। यहाँ पे कितना एनएडीएच यूटिलाइज कर लिया? दो यूज कर लिया। यार रिएक्शन में कितना एनएडीएच टू? दो। सो अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर ही सकते हैं ना, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में दो एनएडीएच टू क्या हुआ था? सिंथेसिस। और यही दो एनएडीएच टू आपने कहाँ यूज कर दिया उसको? फर्मेंटेशन। है ना, कि दो कंडीशन से एनएडीएच टू पायरुविक एसिड बनने के बाद या तो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहाँ लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल एटीसी, या तो वो कहाँ जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको पहले दिन ये टेबल बनाया था, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। सो दो फेट है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इट विल गो अंडर फर्मेंटेशन। तो वहां पर ये आपका एनएडीएच जो बना था वो क्या हो जाएगा फर्मेंटेशन में? यूटिलाइज। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एट द एंड आपके पास जो बचता है वो सिर्फ क्या बचता है? दो एटीपी। तो आपको क्वेश्चन आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? क्या आंसर दोगे आप? टू। नेट गेन ऑफ एटीपी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज हाउ मच? टू एटीपी। और आपको क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोलोगे आप? 38 एटीपी। चलोगे सभी को? वेरी, तो लिख लीजिए आप लैक्टिक फर्मेंटेशन, उसके बाद मैं आपको लिखवा। फ्राइडे आ गया, कल एग्जाम। नेक्स्ट वीक आपको मोस्टली अमर शिंदे सर पढ़ाएंगे इवोल्यूशन, बिकॉज आई एम ऑन लीव। धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म नहीं है, इसलिए लेट होता गया। क्या बोल? हाँ? बैंगलोर? नहीं, मध्य प्रदेश। हाँ? क्या है? सिंधवा, सिंधवा। बढ़िया है। चलो हो गया, लिखना है सभी ने? डन। तो लिखिए, इन ग्लाइकोलाइसिस, इन ग्लाइकोलाइसिस, in glycolysis there is net formation of, there is net formation of two NADH2 and two ATP। है, नेट फॉर्मेशन बोल रहे हैं हम। there is net formation of two NADH2 and two ATP किसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस। out of which cholesterol, out of which cholesterol, out of which two NADH2, two NADH2 is
utilized in fermentation. Is utilized in fermentation. Fermentation मतलब क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो, यूटिलाइज्ड इन fermentation. Hence, only there is net gain of 2 ATP. There is net gain of 2 ATP. Hence, there is net gain of 2 ATP in anaerobic respiration. Anaerobic respiration में अल्टीमेटली मुझे कितना ATP मिलता है? 2 ATP. तो ये अच्छा है क्या बात? नहीं, it is a very inefficient process. बहुत कम हमको एनर्जी एनर्जी मिल रहा है ग्लूकोज से, बल्कि बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। है ना? क्लियर हो गया सभी को? तो लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का एम्फीबोलिक पाथवे। लास्ट सेकंड, इसका रेस्पिरेटरी क्या हो गया? हाँ, सेकंड लास्ट एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक पाथवे के बाद रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो ध्यान से सुनना है सभी को। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब कि कैटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, उसमें से क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी। बात चल रही है एनर्जी की। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं है कि तोड़ने पर कुछ बन नहीं रहा, कुछ बन भी रहा है। अजीब बात है ना, कुछ तोड़ने पर कुछ बन रहा है, ऐसा होता है कभी क्या? कुछ तोड़ा आपने कुछ बन गया, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हो रहा है। विथ कैटाबॉलिज्म देयर इज एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व। वो दोनों ही जब साथ में होते हैं, व्हेन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ आर हैपनिंग टुगेदर, देयर इट इज कॉल्ड व्हाट? एम्फीबॉलिज्म। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को कैसा पाथवे बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। मतलब कि जो इंटरमीडिएट्स हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस के, लिंक रिएक्शन के, क्रेब्स साइकिल के, वो इंटरमीडिएट्स कुछ ना कुछ चीजों को सिंथेसिस करने में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरमीडिएट्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन, जैसे कि सपोज आप लोग ने कभी स्कूल में प्रोजेक्ट कुछ बनाया होगा, तो थर्माकोल से आप लोग कुछ बनाते हैं। तो थर्माकोल ऐसे चार्ट पेपर से आप लोगों ने कुछ भी सिंथेसिस किया, तो अपने कुछ और रद्दी निकलता है, कटपटे कुछ हमें बच जाता है। तो जनरली लोग उसका भी यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैंने सुना होगा वेस्ट आउट ऑफ, ओ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना? करते हैं ना तो लोग। ये जो न्यूज पेपर खरीदने बच जाते हैं, वो न्यूज पेपर से लोग कुछ शो पीस बनाते हैं, कुछ लैंप बनाते हैं, या तो कोई ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक का नहीं, कागज, लकड़ी का चम्मच नहीं आता छोटा सा, वैसा क्रीम कलर का आता है, क्रीम कलर का। आइसक्रीम खाने में यूज करते हैं, आइसक्रीम खाने में, है ना? तो उससे भी लोग बहुत सारा कुछ डिजाइन बनाते हैं। फिर आपके घर में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रेत आती है, रेत, तो रेत में बहुत सारे क्या मिलते हैं? वो शेल मिलते हैं। लोग वो शेल से भी कुछ बनाते हैं। फिर हमारे इधर जिस आपको सीढ़ी आती, सीढ़ीज, पहले सीढ़ीज आती थी, देखा आप लोगों ने सीढ़ीज? तो वो सीढ़ीज को ऐसे लाइन में लगा के वो ऐसे घूमते तो वो चमकते हैं ऊपर। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो अभी कोई वो सीढ़ीज काम की नहीं, दे आर वेस्ट, बट यू आर मेकिंग समथिंग बेस्ट आउट ऑफ दोस वेस्ट। तो वो चीजें क्या है? लाइक समथिंग विच वेंट आउट इन द प्रोसेस, वो काफी उस प्रोसेस में एक्स्ट्रा निकल गया, लेकिन आप उसका भी क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन। तो वैसे हमारी बॉडी कर रही है। एक क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में कुछ इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट्स को हमारी बॉडी क्या कर रही है? कुछ ना कुछ सिंथेसिस करने में यूटिलाइज करे। तो वो पाथवे को क्या बोलते हो आप? एम्फीबोलिक पाथवे। समझ में सभी को? मीन समथिंग इज ब्रेकन डाउन, बट वॉट एवर इज लेफ्ट आउट इन द प्रोसेस, दैट लेफ्ट आउट मटेरियल इज यूज्ड फॉर समथिंग बेनिफिशियल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्फीबोलिक पाथवे। समझ में सभी को? तो डेफिनेशन लिखिए। व्हेन इन द पाथवे, व्हेन इन अ पाथवे catabolism and anabolism, when in a pathway catabolism and anabolism both are happening, when in a pathway catabolism and anabolism both are happening, then it is called, then it is called amphibolic
path. Then it is called amphibolic path. Node again, node, NOT node. Some intermediates, some intermediates are used. Some intermediates, sorry, some intermediates of respiration. Some intermediates of respiration are used. Some intermediates of respiration are used for synthesis of metabolites. Used for synthesis of metabolites. चल कोई तो मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखना है मतलब ड्रॉ करना है आप लोगों को। यहाँ पर आपकी जो चार इंटरमीडिएट्स है, एसिटाइल कोए कहाँ बना था? एसिटाइल कोए लिंक रिएक्शन में, है ना? पायरुविक एसिड से आपने बनाया था एसिटाइल कोए, तो वो एसिटाइल कोए से आप बना सकते हो क्या? टर्पिन्स, जिबरलिन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीनॉइड्स। जिबरलिन प्लांट का हार्मोन है, फाइटो हार्मोन, हम पढ़ेंगे जस्ट अगले चैप्टर में प्लांट को डेवलपमेंट के अंदर। तो जिबरलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट कराने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जिबरलिन। टर्पिन्स प्लांट्स के डिफेंस मॉलिक्यूल की तरह ऐड करते हैं, है ना? व्हेनेवर ग्रेजिंग एनिमल कम्स टू ईट द प्लांट, तो ये टर्पिन्स यहाँ पे डिफेंस मॉलिक्यूल, तो उससे जो लीफ का टेस्ट है बहुत बदल जाता है। तो therefore these terpenes are defense molecule for the plants. अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से बनते हैं आपके अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से क्या बन जाता है आपका? प्रोटीन। तो ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में, लेकिन अभी जा चुके हैं, आप लोग का चैप्टर नहीं चला गया कि हाउ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। सक्सिनाइल कोए पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, इसका प्रीकर्सर है। और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी क्या है? दे आर कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। और ऑक्सोएसिटिक एसिड, तो उससे बनते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? आपने डीएनए में पढ़ा होगा, है ना? एडेनिन, ग्वानिन, these both are purines. साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, these three are pyrimids. तो पिरामिड्स कहाँ से बनते हैं? ऑक्सोएसिटिक एसिड से। और लास्ट है अल्कलॉइड्स। सो अल्कलॉइड्स गिव्स बेसिक पीएच टू द सेल, so these alkaloids are synthesized also by oxaloacetic acid. तो ये सारे इंटरमीडिएट से किसके? या तो मोस्टली क्रेप्साइकिल के, याद है आप लोगों को? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनल कोए, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब किससे बनता है? क्रैब साइकिल में। लेकिन वो क्रैब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स है, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं कुछ और सिंथेसिस करने के। सो दे आर कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ ही कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म। तो दोनों ही हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? एम्फीबॉलिज्म। और व्हाट पाथवे? एम्फीबोलिक पाथ।
लिख लेते हो क्या सभी को? लिख लिया सभी ने? तो क्या जल्दी नहीं क्या अभी तक? ये तो कुंफू पांडा मूवी देखी, कुंफू पांडा। दांत मत निकालो, अब की हंसी भी नहीं, ऐसी बातें कर। नहीं, कौन कौन मेरे साथ जीता है? अच्छा, पर मैं तो कुछ बोला नहीं तुमको। तुम भी दिल पे ले रहे। ये पता है, ये बोला तुम्हारा मित्र बाजू में जो बैठा है भूषण, वो लिटरली बताओ मेरी फेवरेट मूवी, उसका बहुत अच्छा डायलॉग है। व्हाट इज, एक प्रेजेंट के ऊपर डायलॉग है, प्रेजेंट के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट इज, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, therefore it is called as present. हाँ, past is history, future is mystery, and present is gift, therefore it is called as present. बोलते हैं ना, आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू। सब लोग अंग्रेजी में सुना है, आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू मतलब आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। चलो लिख ले सभी ने। तो हम लोग आंसर रीड करना है अभी हम लोग को। आज इसमें बुरा लग रहा है। यू शुड बी हैप्पी, यू आर अ रोल ऑफ कुंग फू 2। माय गॉड, कुंग फू पांडा 2। वो बॉल से खेलता है, देखा ब्रो ऐसा? फायर बॉल्स। आ रहा है फोर क्या? आने वाला है। एनीमे देखते हैं। ओके, सो नाउ वी रीड द एनसीईआरटी। अरे मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ, दिमाग में वही चल रहा है, रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो चलो कौन पढ़ेगा? आदेश पढ़ेगा। चलो आदेश। हरे रेस हरे कृष्णा। Respiratory balance sheet. Respiratory balance sheet. It is possible to make calculation. What are the respiratory balance sheet? It is possible to make calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality, this can remain only a theoretical exercise. This calculation can be made only on certain assumptions that there is a
There is sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after another. The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose is being respired. No other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediate stages. But these kind of assumptions are not really valid in the living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means. Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and the efficiency of the living system in the extraction and storing energy. Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose. Now let us compare fermentation and aerobic respiration. Ferment fermentation accounts only fermentation account for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and H2O. In fermentation, there is a net gain of only two molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more glucose of ATP are generated under aerobic conditions. NADH is oxidized to NAD plus
rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. Amphibolic pathway. Glucose is forward substrate for respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Others, other substrates can also be required, as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. To see figure, the points of entry of different substrates in the respiratory pathway, fats would need to break down and glycerol and fatty acids. First, the in fatty acids were to be respired, they would first be degraded to acetyl CoA and enter the pathway. Glycerol would enter the pathway and after being converted to PGAL.
The proteins will be degraded by the protease and the individual amino acids after deamination, depending on their structure, will enter the pathway at some stages within the Krebs cycle or even to pyruvate or acetyl coenzyme. Since respiration involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway, but it is the understanding correct. We, we have discussed above at which points in the respiratory pathway dif, dif, different substrates would enter if they were to be respirated and used to driven energy. What is important to recognize in this, it is the very it is the very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. Hence, fatty acid सेटिंग क्या बोल रही है कि भाई देखो आपने फैट एसिड को तोड़ा, किसको तोड़ा आपने? फैटी एसिड। फैटी एसिड कहाँ से है? फैट से। फैट्स में दो चीजें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब वो फैटी एसिड को तोड़ के आपने क्या बनाया? एसिटाइल कोए। तो जब आपने फैटी एसिड आपके पास था, आपने बहुत सारा घी खा लिया, फैट खा लिया आपने, तो उसमें से आपने तोड़ के क्या बनाया अपने बॉडी के अंदर? एसिटाइल कोए। और फिर कभी बॉडी को घी की जरूरत है, इस बॉडी रिक्वायर्स सम फैट, क्या चाहिए बॉडी को? फैट। तो क्या वो एसिटाइल कोए से फैट नहीं बना सकता? बना सकता है ना। अगर मैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना सकता हूँ, तो क्या मैं पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बना सकता हूँ कि नहीं बनाता हूँ? यस, इट कैन हैपन इन सब सर्कमस्टेंसेस। तो वही बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वन वे, बाय ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड वी आर सिंथेसाइजिंग एसिटाइल कोए, बट व्हेन बॉडी नीड्स फैटी एसिड इट कैन सिंथेसाइज इट बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए। तो दोनों डायरेक्शन में चीजें के चलते हैं। वही उन्होंने बोला, देखो, फैटी एसिड विल बी ब्रोकन डाउन to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fat, क्या बनाना है उसको? Acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. मतलब इसका सिंथेसिस करने के लिए आप क्या निकालोगे रेस्पिरेटरी पाथवे से? एसिटाइल कोए। Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis, means catabolism as well as anabolism. Similarly, during the breakdown and synthesis of protein 2, respiratory intermediates from the link form the link. तो कौन? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। किसको निकालते हैं हम लोग? है ना, फॉर प्रोटीन हमने लिखा था अभी चार्ट के अंदर,
ये प्रोटीन और अमीनो एसिड कहाँ से बनाते हैं हम लोग? अल्फा कीटो ग्लूटारिन। तो फैटी एसिड से एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से वापस फैटी एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिन से अमीनो एसिड से प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनाते हैं हम? अल्फा कीटो ग्लूटारिन। समझ में आ गया सभी को? आगे हम लोग सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक। कौन सा रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट है यहाँ पर? बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन? अल्फा कीटो ग्लूटारिन। और अल्फा कीटो ग्लूटारिन से ही आप क्या बना सकते हैं वापस? प्रोटीन। being breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism as well as catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than a catabolic one. कंसेप्ट है सभी को? इसको डाउट है इसमें? बस तो वही उन्होंने ये पाथवे आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिया, तो आपको ये याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। बाकी से साइकिल कंपेरिजन तो बहुत आसान है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 DHAP ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पायरुविक एसिड एसिड को एक साइक अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड फैटी एसिड से एसिड को बस तो ही आपको लिंक जोड़ना है। क्या है? फैटी एसिड से क्या आ रहा है आपका? एसिड को। प्रोटीन अमीनो एसिड से क्या आ रहा है आपका? पायरुविक। क्लियर हो गया सभी को? तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या? रेस्पिरेटरी पोर्शन। व्हाट इज रेस्पिरेटरी पोर्शन? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? ये बता रहा है कि आपका रेस्पिरेशन कितना अच्छा है। तो अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का, किसका रेस्पिरेशन कर रहे हैं? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या आएगी? C6H12O6। ये ग्लूकोज को आपने तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? CO2 और H2। क्योंकि रेस्पिरेशन इज द बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस के आखिर हमेशा आपको क्या मिलता है? सिर्फ CO2 और H2। बैलेंसिंग करो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6, 6 6 है ना, 12। इधर आ जाएगा आपका 6। हो गया बैलेंस? हाँ। तो अभी रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला क्या आता है? RQ इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व। CO2 इवॉल्व क्या ऑक्सीजन कंप्लीट, CO2 इवॉल्व है ना, CO2 इवॉल्व एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। तो अभी हम देखेंगे तो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपने कंज्यूम किए, CO2 कितने मॉलिक्यूल इवॉल्व हुए, कितने हुए हैं? 6 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, क्या आ जाएगा? 6। आंसर आ गया 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज 1 फॉर ग्लूकोज एंड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज 1 फॉर ग्लूकोज। सेकंड आपको उन्होंने दिया है शायद फैट का, फैट का दिया है ना। तो फैट में एग्जांपल है ट्राई पाल्मिटिन, है ना, फैट का दिया है ट्राई पाल्मिटिन। तो कार्बन आर C55 G1 है, हाइड्रोजन इज 19 98 और ऑक्सीजन 6। तो ट्राई पाल्मिटिन का अगर रेस्पिरेशन होगा सो 145 और 102 ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा 102 और 145, तो आंसर है शायद 0.7। तो उन्होंने रिएक्शन दिया आप लोग। तो दिस इज योर कि एक मतलब एग्जांपल है कि फैटी एसिड को आपने रेस्पिरेशन की हुआ, तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 0.1। तो ज्यादा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका है? ग्लूकोज का कि फैट्स का? ग्लूकोज का। तो किसका रेस्पिरेशन अच्छा होता है? ग्लूकोज। और उन्होंने दिया कि प्रोटीन्स का होता है शायद 0.9, 0.9 इज द
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन, बस ये आपको याद रखना। चलो क्या सभी को चैप्टर हमारा हो गया खत्म। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ लेते हैं 5 मिनट हमारे पास का एक वो पैराग्राफ बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रीड करने का है ना। तो आप लोग निकालो सब लोग पैराग्राफ। देखो यहाँ से देखना सभी को। यहाँ तक पढ़ लिया था कल हम लोगों ने, कॉपर सेंटर तक पढ़ लिया था कल। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग आज। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स से कहाँ तक, फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक। और बीच में 2 मोबाइल कैरियर है, कौन कौन से, यूबिक्विनोन और दूसरा साइटोक्रोम सी। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस का क्या नाम दिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स 5, जो कि लास्ट में था आपका। एटीपी सिंथेस मींस F0F1 पार्टिकल for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो ATP का सिंथेसिस किससे हो रहा है, ADP और साथ में inorganic phosphate। The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of the electron donor। कि ATP कितना बनेगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 2 डोनर से इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन, देयर वर 2 डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन कौन, एंड FADH2। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, क्योंकि NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो पढ़ा था हम लोगों ने, while that of one molecule of FADH produces 2 molecules of ATP। ये भी देखा था हम लोगों ने किस तरीके से। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen। तो ऑक्सीजन क्या रोल है वो बता रहे हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। मतलब ऑक्सीजन से कहाँ काम आने वाला है, टर्मिनल स्टेज में, कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। yet the presence of oxygen is vital, है ना, आखिरी में काम आ रही चीज लेकिन क्या है, बहुत जरूरी, since it derives the whole process by removing hydrogen from the system। क्या रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों, ध्यान से देखना सभी को। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करा था किसके साथ में, 4 इलेक्ट्रॉन और आपके 4 H+, ताकि अब क्या बन सके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन, 4। तब वो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। और दोनों में मिला के टोटल 2 ऑक्सीजन, और एक H+ का बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। तो 4 H+ का बॉन्ड बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन बॉन्ड किससे बना रहा है, H से, हाइड्रोजन से, बिकॉज H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाता है, H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, क्या बच जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन क्या का एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं बोला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं बोला, क्या बोला उन्होंने, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कहाँ हुआ था ये, क्लोरोप्लास्ट, वेयर इट इज लाइट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन, है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन में ग्रेडियंट बनाने में क्या यूज किया था, लाइट। इन रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझाया था मैंने क्लास, याद हो तो, इट इज the energy, it is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation। तो वहां जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और यहाँ जो हो रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड
you have already studied mechanism of membrane linked ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in the synthesis of ATP by the help of ATP synthesis. This complex consists of two major components, F1 and दूसरा क्या है F0. The F1 is the head, is a peripheral membrane protein. याद रखना आपको. ये जो F1 आपको दिखाई दे रहा है ये हेड, वो कौन सा प्रोटीन है? पेरिफेरल. एक मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक इंटीग्रल और दूसरा पेरिफेरल. मैंने पढ़ा ये सेल चैप्टर के अंदर. तो जो F1 है वो कौन सा प्रोटीन है? पेरिफेरल. और जो F0 है वो कौन सा प्रोटीन है? इंटीग्रल. So F1 is a head-piece peripheral membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP. किससे? ADP से और inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which proton cross the inner membrane. कल वीडियो आपको दिखा था, वीडियो में प्रोटॉन्स आ रहे थे और जा रहे थे. तो जो F0 था वो नीचे की मोटर थी. F0 was the motor और F1 क्या था ऊपर जो हेड-पीस लगा हुआ था, है ना, इसमें से ATP बन रहे थे. तो F1 ATP बना रहा है और F0 प्रोटॉन्स को पंप कर. कौन सा पेरिफेरल प्रोटीन है बताओ? F1 की F0? F1. और F0 क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन. The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic side of the F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, how many? 4H plus passes through F0 from the intermembrane space to the, मतलब PMS से कहाँ जाता है वो? मैट्रिक्स में. Down the electrochemical proton gradient, मतलब from high concentration to low. Down the gradient मतलब कि high to, समझ में आ गया सभी को? तो चैप्टर हो चुका है आप लोगों का खत्म. कल को रिवीजन करेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल आपको चैप्टर पूरा एग्जाम में आने वाला है. ऑल द बेस्ट. हरे कृष्ण.